किसने सोचा था दोस्तों आज से 4 महीने पहले कि जो लोकसभा चुनाव एक तरह से डंडील माना जा रहा है, बस इसी बात पर बहस हो रही थी कि मोदी जी अपने दम पर कितने सीटें ला पाएंगे, क्या 300 ला पाएंगे, क्या 350 ला पाएंगे या फिर 400 पार ही चला जाएगा एनडीए। वो चुनाव 5वें चरण का मतदान आते आते ऐसा फंस जाएगा कि कोई अब तक कह नहीं पाया है। 4 चरण के चुनाव निपट गए हैं, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि क्या वाकई में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बीच ध्रुव राठी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है दोस्तों। लगातार पिछले कई दिनों से ध्रुव राठी न केवल बीच चुनाव में ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहे, बल्कि उन वीडियोस की चर्चा सोशल मीडिया में रही। एक खास वर्ग जिसे हम न्यू वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर कहते हैं, जो ध्रुव राठी को पसंद करता है, देखता है, उसने ध्रुव राठी की उन वीडियो से क्या समझा, क्या जाना और किस तरह से अपनी आने वाली सरकार को चुना, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन इस बीच ध्रुव राठी ने कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं और इस बार उन्होंने कोई वीडियो जारी नहीं किया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि ध्रुव राठी अमूमन चुनाव से पहले या तो कोई वीडियो जारी करते हैं अपना, या फिर कोई शॉर्ट वीडियो जारी करते हैं। लेकिन ध्रुव राठी ने इस बार एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है जिसमें वो कहते हैं, वोट डालने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, कृपया 1 जून से पहले ये संदेश प्रत्येक वोटर के फोन पर भेजें। इस चुनाव में आपका दिया हुआ वोट हमारे देश के भविष्य को तय करेगा। आपका वोट उस राजनीतिक दल का चयन करेगा जो भारत सरकार का गठन करेगी। किस पार्टी के चिन्ह पर आप बटन दबाएंगे, इसे चुनने से पहले विचार करें कि हमें किस तरह की सरकार चाहिए। महिला सुरक्षा, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी माताओं और बहनों को बृजभूषण और प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारियों से सुरक्षा प्रदान कर सके। संविधान, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे लोकतंत्र का सम्मान करे और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बनाए रख सके। अर्थव्यवस्था, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो गरीब और मध्यवर्गीय भारतीय के लिए काम करे, न कि केवल अडानी और अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए। नौकरियां, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें नौकरियां दे और महंगाई से बचा सके, न कि जुमले और झूठी गारंटी देने वाली। सीमा सुरक्षा, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो चीन के क्षेत्रीय अतिक्रमण से हमारी सीमाओं की रक्षा कर सके, न कि ऐसी जो मणिपुर को जलने दे। भ्रष्टाचार, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे खाने में कैंसर जन्य रसायन डालने वाली कंपनियों और नकली दवाएं बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके, न कि ऐसी कंपनियों से चुनावी बॉन्ड दान ले। इस चंदा धंधा मॉडल को समाप्त करना महत्वपूर्ण है। किसान, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे किसानों को प्रोत्साहित करे, न कि उन्हें प्रदर्शन करने पर पीटे। जवाबदेही, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो, जो नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस और अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यूज दें। शिक्षा, हमें ऐसी सरकार चाहिए जहां प्रधानमंत्री शिक्षित और विनम्र हो, ना कि अहंकारी और अशिक्षित तानाशाह। प्रधानमंत्री, हमें ऐसी सरकार चाहिए जहां चुना गया प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधानमंत्री हो, ना कि प्रचार मंत्री जो 24/7 फोटोशूट और रैलियों में व्यस्त रहता हो, जो कि 1.5 लाख के चश्मे पहनता हो, दिन में 4 बार कपड़े बदलता हो और अपनी 12 करोड़ की मर्सिडीज में घूमता हो। याद रखें, चुनावी परिणामों के बाद शिक्षित सांसदों के सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद चुने हुए प्रधानमंत्री उस व्यक्ति से 10 गुना बेहतर होंगे जो खुद को स्वाभाविक रूप से देश का तानाशाह मानता है और आत्ममोह में जीता है। दल बनेंगे और टूटेंगे, लेकिन ये देश बना रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र और संविधान बना रहना चाहिए। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने देश को तानाशाही से बचाएंगे और बेहतर विकल्प चुनेंगे। अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वे अपने आसपास सभी लोगों का मतदान जरूर हो, ये भी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। दोस्तों, ध्रुव राठी ने जो बातें बोली हैं उसमें बहुत सी बातें वो अपनी वीडियो में बोलते रहे हैं, बहुत सी बातें स्वतंत्र पत्रकार, सिविल सोसाइटी के लोग या फिर विपक्ष के लोग भी बोलते रहे। लेकिन एक चीज़ जो गौर करने वाली है वो ये है कि जो बार बार सवाल इंडिया गठबंधन से पूछे जाते हैं, एनडीए द्वारा या फिर बीजेपी द्वारा, कि तुम्हारी बारात का दूल्हा कौन होगा। हालांकि ये सवाल अब बहुत हद तक बौना हो गया है। चुनाव की शुरुआत में ये सवाल मोदी जी ज़्यादा सीना ठोक कर पूछते थे, लेकिन आजकल तो मोदी जी को कांग्रेस के घोषणा पत्र पर चर्चा करने से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में ये जिस तरह का चुनाव अब हो गया है, खासतौर पर 2014 के बाद हो गया है, ये इस तरह का चुनाव है कि इसके अगेंस्ट कौन। लेकिन हमारे देश में कभी भी प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं हुआ है, कभी भी किसी चेहरे को प्रधानमंत्री के तौर पर कभी प्रोजेक्ट नहीं किया गया और ना ही उसके नाम पर वोट मांगे गए। हमेशा ऐसा होता रहा कि हमने सांसद चुना और सांसदों ने उसके बाद प्रधानमंत्री चुने, और इससे पहले इसी प्रक्रिया की वजह से हमारे देश को बेहतरीन प्रधानमंत्री मिले हैं। बेहतरीन ऐसे प्रधानमंत्री जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वो इस
मतलब इतनी ख्याति बटोर सकते हैं। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नाम हैं जिनको इतिहास भी याद करता है और वर्तमान भी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जिस तरह का चुनाव बनाया जाता है कि मोदी नहीं तो कौन, इससे फायदा किसको होता है? क्योंकि कभी किसी की आप कल्ट इमेज बना दोगे, एक ऐसी इमेज बना दोगे जो अजय है, अमर है, उस इमेज को तोड़ पाना किसी के लिए मुमकिन इतना आसानी से हो पाएगा क्या? क्योंकि मोदी जी अकेले नहीं लड़ते हैं। मोदी जी जब भी कोई चुनाव लड़ते हैं उनके साथ पूरा का पूरा तंत्र होता है, उनके पास पूरा संगठन होता है और सबसे इम्पोर्टेंट उनके पास वो मीडिया होता है तो जो साल के 365 दिन चुनाव हो या ना हो केवल और केवल उनके नाम की माला जपता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 5वें चरण के चुनाव से पहले जिस तरह से ध्रुव राठी ने कल ये सूचना लोगों से साझा करने की कोशिश की, क्योंकि ध्रुव राठी की वीडियोस जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को डिक्टेटर यानी कि तानाशाह कहा और दूसरी वीडियो जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को डरा हुआ डिक्टेटर कहा, दोनों ही काफी वायरल हुई थी। 5वें चरण का मतदान क्यों महत्वपूर्ण है ये जानना आपके लिए जरूरी है दोस्तों। करीब कल 5वें चरण का मतदान हो जाएगा दोस्तों। 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और महत्वपूर्ण ये है कि ये वो सीटें हैं दोस्तों जो बीजेपी का गढ़ रही हैं, बेसिकली जहां से बीजेपी को 2024 में मैक्सिमम फायदा हुआ था। खास तौर पर महाराष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपने देखा होगा महाराष्ट्र में मोदी जी की रैलियां काफी बढ़ गई हैं। 13 सीटें महाराष्ट्र में वोटिंग के लिए जाएंगी कल और इन 13 सीटों में आप कह सकते हैं बड़ी संख्या वो सीटें हैं जो कि उद्धव ठाकरे का गढ़ मानी जाती है। मुंबई भी कल 5वें चरण के मतदान में वोटिंग करने वाला है। हालांकि मुंबई का वोटिंग प्रतिशत बहुत उत्साहजनक नहीं होता है, वो हम बाकी बड़े शहरों में भी देखते हैं, वैसी शिकायत बेंगलुरु से भी रही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जो पेच के तौर पर बीजेपी को परेशान करता रहा इस पूरे चुनाव में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 7 और बिहार और उड़ीसा की 5-5 सीटें भी इस चरण के मतदान में शामिल है और उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, ये वो सीटें हैं दोस्तों जिसे आप कह सकते हैं अवध की सीटें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं। इसमें बीजेपी ने मैक्सिमम गेन किया था। ये वो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए जहां पर बीजेपी के लिए लूज करने के लिए सब कुछ है, क्योंकि उसने मैक्सिमम गेन किया था। और इंडिया गठबंधन के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए मैक्सिमम गेन करने के लिए, क्योंकि उसने लूज ही लूज किया था। तो अगर एक सीट भी इंडिया गठबंधन यहां पर जीतता है तो हर लिहाज से ये महत्वपूर्ण और बेहद ही दिलचस्प चुनाव उत्तर प्रदेश में लिहाज से या बाकी राज्यों के लिहाज से न केवल इंडिया गठबंधन के लिए बल्कि बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए माना जाएगा। 5वें चरण के मतदान के बाद आप लगभग अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है। 2024 के इलेक्शन के बाद आखिर कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। दोस्तों, इस 5वें चरण से पहले एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड इंटरव्यूज दिए हैं, बल्कि मैं भी देख रही थी कल भी पीएम मोदी ने गौतम अडानी के चैनल एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया है। हालांकि मैं वो सुन नहीं पाई क्योंकि उस इंटरव्यू से ज़्यादा कुछ पीएम मोदी जो भी इंटरव्यू देते हैं उसमें एंकर क्या सवाल पूछता है, मोदी जी कितना हास्यास्पद जवाब देते हैं, कुछ इस तरह का ही कंटेंट निकल कर आता है। लेकिन जिस तरह से धड़ाधड़ मोदी जी एक चैनल को 3-3 बार इंटरव्यू दे रहे हैं, वो अपने आप में सवाल ये उठा रहा है। कई लोगों ने ये बात बोली कि इतना डेस्परेशन क्यों है। मोदी जी की रैली तो वैसे भी न्यूज़ चैनल वाले दिन रात लाइव काटते हैं, बाकी नेताओं की रैली नहीं काटी जाती, तो इतना डेस्परेशन क्यों है मोदी जी में कि लगातार सारे चैनल्स में मोदी जी ही छाए हुए हैं। हालांकि उन इंटरव्यूज से बड़ा कुछ निकल कर नहीं आता, लेकिन इस 5वें चरण की वोटिंग से पहले हमने वो होता देखा। एक और दिलचस्प चीज जो इस बीच मैंने नोटिस किया, आपने भी नोटिस की होगी दोस्तों, पहले चरण की वोटिंग से पहले विपक्ष, इंडिया गठबंधन, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल तो खैर जेल से अभी बाहर आए हैं, या फिर तेजस्वी यादव हो, उनके भाषणों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी अचानक से बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली और अमेठी में उन्होंने कैंप किया हुआ है, तेजस्वी यादव की सभाओं में अचानक से भीड़ बढ़ गई है और अरविंद केजरीवाल तो एक एक्स फैक्टर के तौर पर निकल कर बाहर आए ही हैं, जिन्होंने न केवल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। अभी मुंबई भी वो गए और महाराष्ट्र में भी उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। बड़ा सवाल ये कि जो विपक्ष लगभग एक कंफ्यूज सा लग रहा था, या ये कहा जा रहा था कि विपक्ष कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहा, अचानक जैसे जैसे हर चरण के चुनाव निपटे आपने विपक्ष में कॉन्फिडेंस देखा होगा। वो कॉन्फिडेंस जो शायद उसको हर चरण के मतदान निपटने के बाद फील्ड से मिला, ग्राउंड से मिला कि हालात वैसे नहीं हैं जैसा नैरेटिव गोदी मीडिया सेट करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच ध्रुव राठी
कि ये अपील क्या लगता है आपको, फर्स्ट टाइम वोटर, युवा वोटर जो उन्हें पसंद करते हैं, उनकी वीडियोस को लाइक करते हैं, जो कुछ घंटों में उनकी वीडियोस को मिलियंस में पहुंचा देते हैं, उसको कितना इन्फ्लुएंस करेगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।